जय हिंद साथियों। हिंदी साहित्य की 5000 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी सीरीज में आपका स्वागत है। अब तक हम आदिकाल से संबंधित 140 प्रश्नों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नाम नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है? ऑप्शन है भर्तहरि, चूर्णकर्णनाथ, कणहप्पा या गोरखनाथ। तो उसका सही आंसर है कणहप्पा। कणहप्पा जो है वो नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है, क्योंकि कणहप्पा क्या है? कणहप्पा सिद्ध है। और सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? तो सिद्धों की संख्या मानी गई है 84। और इन 84 सिद्धों में कणहप्पा को सर्वश्रेष्ठ विद्वान और सबसे बड़ा कवि, सर्वश्रेष्ठ विद्वान और सबसे बड़े कवि माने गए हैं। कौन? कणहप्पा। सबसे बड़े कवि कौन माने गए हैं? कणहप्पा माने गए हैं। कुछ अन्य तथ्यों की बात करें कणहप्पा के बारे में, तो इनका जो जन्म है वह कर्नाटक में हुआ था। जन्म कर्नाटक में हुआ। और इनके गुरु कौन थे? ये अपने गुरु किनको मानते हैं? जलंधर पा को ही अपना गुरु मानते हैं। और राहुल सांकृत्यायन जी ने इनके बारे में कहा है कि कणहप्पा जो है कणहप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। कणहप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। ये किन्होंने कहा है? राहुल सांकृत्यायन जी ने कणहप्पा के बारे में कहा है। तो उसका सही जवाब है कणहप्पा, जो कि नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न, उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ऑप्शन है इतिहास का, धार्मिक, व्याकरण का या समाजशास्त्र का। तो उसका सही आंसर है व्याकरण का। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है व्याकरण का एक ग्रंथ है। और यह उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है यह हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ भी है। हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ भी है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। और उक्ति व्यक्ति प्रकरण के जो लेखक हैं वह है पंडित दामोदर शर्मा। और इसकी रचना कब की गई थी? इसकी रचना की गई थी 12वीं सदी में। 12वीं सदी में इसकी रचना की गई थी। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण क्या है? एक व्याकरण का ग्रंथ है। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो का प्रमुख रस वीर होते हुए भी इसका सहयोगी रस कौन सा माना जाता है? तो पृथ्वीराज रासो का प्रमुख रस तो क्या है? वीर। और इसका सहयोगी रस कौन सा माना जाता है? ऑप्शन है भयानक रस, शांत रस, श्रृंगार रस या इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वीराज रासो का प्रमुख रस वीर होते हुए भी इसका जो सहयोगी रस माना जाता है वह है श्रृंगार रस। कौन सा माना जाता है? सहयोगी रस श्रृंगार रस माना जाता है। और पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद बरदाई कौन है? पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं। और पृथ्वीराज रासो में 69 समय में विभाजित है। 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं। ऑप्शन हरिभद्र सूरि, स्वयंभू, शालिभद्र सूरि या पुष्पदंत। तो उसका सही आंसर है पुष्पदंत। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता पुष्पदंत माने गए हैं। कौन माने गए हैं? पुष्पदंत माने गए हैं। पुष्पदंत का समय 10वीं सदी माना जाता है। पुष्पदंत का समय कब माना जाता है? 10वीं सदी का माना जाता है। और पुष्पदंत को हिंदी का बहुभूति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदी का बहुभूति भी कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करें तो तिरसठी, महापुरुष, गुणालंकार इनकी एक प्रमुख रचना है, जिसमें 63 महापुरुषों के जीवन का
चरित्र का वर्णन। 63 महापुरुष गुणालंकार एक रचना है और इनकी जसहर चरियु, जसहर चरियु, और एक है अणय कुमार चरियु, अणय कुमार चरियु। एक इनकी रचना है पुष्पदंत की। अगला प्रश्न, उलटवासियों का पूर्व रूप हमें किनकी भाषा में मिलता है? ऑप्शन ए जैन, बौद्ध, नाथ या सिद्ध। तो उलटवासियों का पूर्व रूप हमें सिद्धों की भाषा में मिलता है। और सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? वही 84 सिद्ध कितने माने गए हैं? 84 माने गए हैं। और इन 84 सिद्ध जो सिद्ध थे, इन 84 सिद्धों का जो लीला क्षेत्र था वह कौन सा क्षेत्र माना गया है? लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग, भारत का पूर्वी भाग जो इनका लीला क्षेत्र माना गया है। अगला प्रश्न, किस विद्वान ने पृथ्वीराज रासो को स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य कहकर पुकारा है? किस विद्वान ने पृथ्वीराज रासो को स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य कहकर पुकारा है? ऑप्शन ए कर्नल टोल्ड, आचार्य शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या बाबू गुलाब राय। तो इसका सही आंसर है बाबू गुलाब राय, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो को स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य कहकर पुकारा है। वहीं बाबू श्याम सुंदर दास, किन्होंने? बाबू श्याम सुंदर दास व उदय नारायण तिवारी, उदय नारायण तिवारी ने पृथ्वीराज रासो को क्या कहा है? विशाल वीर काव्य कहकर पुकारा है। तो स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य तो बाबू गुलाब राय ने कहा है, जबकि विशाल वीर काव्य बाबू श्याम सुंदर दास व उदय नारायण तिवारी ने पृथ्वीराज रासो को कहा है। अगला प्रश्न, 12 बरिस ले कुकर जिए और 13 ले जिए सियार प्रसिद्ध पंक्ति किस ग्रंथ से अवतरित है? ऑप्शन ए खुमान रासो, परमाल रासो, हमी रासो या पृथ्वीराज रासो। तो उसका सही आंसर है परमाल रासो। 12 बरिस ले कुकर जिए और 13 ले जिए सियार, यह प्रसिद्ध पंक्ति परमाल रासो से ली गई है। और परमाल रासो के लेखक कौन है? जगनिक। कौन है? जगनिक। और परमाल रासो को क्या कहा जाता है? आलाखंड भी कहा जाता है। आलाखंड कहा जाता है क्योंकि इसमें वर्षा के अधिकतर गीतों का समावेश किया गया है। और परमाल रासो को प्रकाशन में लाने का श्रेय किसे जाता है? फर्रुखाबाद के कलेक्टर साहब चार्ल्स इलियट को इसका श्रेय जाता है। और ये कब प्रकाशित किया गया था? 1865 ईस्वी में। अगला प्रश्न, हिंदी संस्कृत की बेटी नहीं बल्कि अपभ्रंश की पुत्री है, उपयुक्त कथन किसका है? हिंदी संस्कृत की बेटी नहीं बल्कि अपभ्रंश की पुत्री है, उपयुक्त कथन किसका है? ऑप्शन ए गुलेरी जी, राहुल सांकृतेन जी, कमल कुलश्रेष्ठ जी या नगेंद्र जी। तो उसका सही आंसर है गुलेरी जी। यह कथन किसका है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है, जो कहते हैं कि हिंदी संस्कृत की बेटी नहीं बल्कि अपभ्रंश की पुत्री है। अगला प्रश्न, स्वयंभू ने पद्दड़िया बंध का श्रेष्ठ कवि किसे माना है? ऑप्शन ए सरहपा, डोम्बिपा, चतुर्मुख या सबरपा। तो स्वयंभू ने पद्दड़िया बंध का श्रेष्ठ कवि चतुर्मुख को माना है। किसको माना है? चतुर्मुख को। और पद्दड़िया बंध की बात करें तो पद्दड़िया बंध क्या होता है? पद्दरी जो है पद्दरी 16 मात्राओं का एक मात्रिक छंद होता है। 16 मात्राओं का मात्रिक छंद होता है। और इस छंद के नाम पर, इस पद्धति पर लिखे जाने वाले काव्यों को पद्दड़िया बंध कहा गया। इस छंद के नाम पर, किस नाम पर? पद्दरी छंद के नाम पर जो रचनाएं लिखी गई, उस पद्दरी छंद के नाम पर ही जो काव्य रचा गया उसको पद्दड़िया बंध कहा जाने लगा। अगला प्रश्न, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन ए राम सिंह, हेमचंद्र, मेरुतुंग या धनपाल। तो प्रबंध चिंतामणि के रचयिता है मेरुतुंग।
मेरुतुंग। कौन है? मेरुतुंग। और मेरुतुंग को क्या कहा जाता है? अभिमान मेरु भी कहा जाता है। अभिमान मेरु किसे कहा जाता है? मेरुतुंग को। और इनकी जो रचनाएं प्रबंध चिंतामणि, इसकी भाषा कौन सी है? तो इसकी भाषा है संस्कृत। कौन सी भाषा में लिखा है ये प्रबंध चिंतामणि? संस्कृत भाषा में लिखा है, जो कि संवत 1361 की रचना है। कौन से संवत की है? 1361 की रचना है। कौन? प्रबंध चिंतामणि, जिसका आंसर है मेरुतुंग। अगला प्रश्न, जयचंद्र प्रकाश किसकी रचना है? ऑप्शन है नल सिंह, दलपति विजय, भट्ट केदार या मधुकर कवि। तो जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार की रचनाएं। किनकी रचनाएं? भट्ट केदार की। जबकि मधुकर कवि की कौन सी है? जय मयंक जस चंद्रिका। जय मयंक जस चंद्रिका किनकी रचना है? मधुकर कवि की। और भट्ट केदार की क्या है? जयचंद प्रकाश। और दलपति विजय की खुमान रासो। दलपति विजय की खुमान रासो। और नल सिंह की विजयपाल रासो। विजयपाल रासो किसकी रचना है? नल सिंह की। अगला प्रश्न, राजाश्रित कवि और उच्चारण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रित दाताओं के पराक्रमपूर्ण चरितों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल रखा है। कथन किसका है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास। तो उसका सही आंसर है रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने कहा है कि आदिकाल का जो नाम वीरगाथा काल हमने क्यों रखा, तो उसके लिए कहा है कि जो राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के जो दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार हम अपने राज्य आश्रित जो दाता थे उनके भी चरित्रों का वह वर्णन करते थे। इसलिए उस रासो परंपरा को हमने वीरगाथा काल कहा है। ये किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल का। और हम ये भी जानते हैं कि आदिकाल को वीरगाथा काल कहने वाले भी कौन है? रामचंद्र शुक्ल। जबकि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने तो क्या कहा है? वीर काल। वीर काल। अगला प्रश्न, निम्न में से किस भारतीय विद्वान द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किया? ऑप्शन है आचार्य शुक्ल, मिश्र बंधु, ठाकुर शिव सिंह सेंगर या हजारी प्रसाद द्विवेदी। निम्न में से किस भारतीय विद्वान द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किया? तो उसका सही आंसर है ठाकुर शिव सिंह सेंगर। ये पहले भारतीय विद्वान थे जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास किया। इनके ग्रंथ का नाम क्या है? शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज इनके ग्रंथ का नाम था। और एक कब लिखा इन्होंने? कब प्रकाशन हुआ? 1883 ईस्वी में। जबकि आचार्य शुक्ल ने तो हिंदी साहित्य का परंपरागत इतिहास लिखने वाले पहले व्यक्ति थे, आचार्य शुक्ल। जबकि शिव सिंह सेंगर वह पहले भारतीय विद्वान थे जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किया। इनकी रचना शिव सिंह सरोज 1883 में यह प्रकाशित हुई। और शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का वर्णन किया गया है। कितने? 1000 कवियों के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, अपभ्रंश की प्रथम कड़वकबद्ध रचना कौन सी है? ऑप्शन है जसहर चरियु, नय कुमार चरियु, पौम चरियु या इनमें से कोई नहीं। तो अपभ्रंश की प्रथम कड़वकबद्ध रचना जो है वह पौम चरियु है। कौन है? पौम चरियु। पौम चरियु के लेखक कौन है? स्वयंभू। और पौम चरियु में किसका वर्णन है? भगवान राम के चरित्र का विस्तार से वर्णन है। इसी रचना के कारण स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। जबकि जसहर चरियु और नय कुमार चरियु किसकी रचना है? पुष्पदंत की। किसकी रचना है? पुष्पदंत की। अगला प्रश्न, तंत्र साधना की प्रधानता किसमें रही है? ऑप्शन है वैष्णवों में, वज्रयान में, जैनों में या नाथों में। तो उसका सही आंसर है वज्रयान में। तंत्र साधना की प्रधानता किसमें रही है? वज्रयान में रही है। अगला प्रश्न, पद्मावती समय
किस ग्रंथ का सर्ग है? पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज विजय, बिसिल देव रासो या प्रमाल रासो? तो इसका सही आंसर है पृथ्वीराज रासो का ही कौन सर्ग है? पद्मावती समय, क्योंकि पृथ्वीराज रासो के जो सर्गों को समय कहा गया है। क्या कहा गया है? समय कहा गया है। और कितने समय में विभाजित है? 69 समय में, 69 समय में। अगला प्रश्न, आदिकाल का अधिकतम साहित्य किस प्रांत से प्राप्त हुआ? ऑप्शन है राजस्थान, बंगाल, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो उसका सही आंसर है राजस्थान से। आदिकाल का अधिकतम साहित्य राजस्थान से प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, विद्यापति ने किस भाषा में रचनाएं लिखी? ऑप्शन है मैथिली, संस्कृत, अवहट या उपयुक्त सभी। तो उसका आंसर है उपयुक्त सभी। विद्यापति ने मैथिली, संस्कृत और अवहट तीनों भाषाओं में रचनाएं लिखी है। मैथिली में जैसे कि पदावली लिखी है, गोरक्ष विजय एक नाटक जो है वह भी इन्होंने मैथिली भाषा में लिखा है, गोरक्ष विजय नाटक भी लिखा है। संस्कृत में इन्होंने पुरुष परीक्षा, शैव सर्वसार, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली जैसी रचनाएं लिखी है। और अवहट में कीर्ति लता और कीर्ति पताका जो रचनाएं हैं वो अवहट में लिखी है। इस प्रकार विद्यापति ने तीनों भाषाओं में रचनाएं लिखी है। अगला प्रश्न, सर्वाधिक प्रामाणिक पृथ्वीराज रासो की प्रतिलिपि के संपादक हैं? ऑप्शन है श्यामल दास, कर्नल टोड, माता प्रसाद गुप्त या आचार्य शुक्ल। तो इसका सही आंसर है माता प्रसाद गुप्त सर्वाधिक प्रामाणिक जो पृथ्वीराज रासो की प्रतिलिपि उसके संपादक है। और आज का अगला और अंतिम प्रश्न, आदिकाल की प्रमुख भाषा है? ऑप्शन है अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, डिंगल और पिंगल। तो आदिकाल की प्रमुख भाषा कौन सी है? डिंगल और पिंगल। धन्यवाद।